वेलकम बच्चों। आइए आज हम लोग आप लोगों के आग्रह पर जो है त्रिभुज चैप्टर लिए हैं। आप लोग कई बच्चों ने कमेंट किया था कि नहीं हम अगला चैप्टर जो है त्रिभुज ले, तो हम लोग आज त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज में क्या है कि एक समरूप त्रिभुज, आपका ये चैप्टर जो है समरूप त्रिभुज से संबंधित है। ठीक बच्चों, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। समरूप त्रिभुज होता है क्या, समरूप त्रिभुज कब कब होंगे। ठीक है, तो पहला समरूप त्रिभुज में हम देखेंगे यदि कोई भी दो त्रिभुज दिए गए हो। ठीक है, केवल हम समझेंगे, ठीक है, लिखवाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और यहाँ पर पी क्यू आर। तो समरूप त्रिभुज होने के यहाँ पर चार नियम है। ठीक है, उन चारों नियमों को हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यह पहला नियम है कि यदि किसी भी दो त्रिभुजों में, ठीक है, यदि किसी भी दो त्रिभुजों में सपोज दैट कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए और कोण बी कोण क्यू के बराबर हो तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, पी क्यू आर। हाँ, इसमें संगत भुजाएं तथा संगत कोण इंपॉर्टेंट है। आपके कोण ए है तो वह कोण पी के ही बराबर होना चाहिए, कोण बी है तो वह कोण क्यू, मतलब संगत कोण तथा संगत भुजाएं हमको इसमें देखना होता है। तो यदि किसी भी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरा नियम आपका है कि जितने भी सर्वांशम के नियम हो यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण आपस में बराबर हो तभी हमारे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाएंगे। या कहेंगे जितने भी सर्वांशम त्रिभुज है वो हमारे समरूप त्रिभुज भी होते हैं। जैसे यदि हमारे दो कोण, यदि कोण ए बराबर हो कोण पी के और भुजा क्या ए बी बराबर हो जाए भुजा पी क्यू के, उसके बाद कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, तो यह दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। सेम और देखेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम में क्या करेंगे, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, या दो भुजाएं, या ऐसे देखेंगे यदि किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं तथा बीच का कोण आपके बराबर हो, ठीक है, यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात अर्थात ए बी अपान आपका क्या हो पी क्यू, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए ए सी अपान किसके, पी आर के। ठीक है, और इनके बीच के कोण यदि बराबर हो, कोण ए बराबर कोण बी पी हो जाए तो यह दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप। यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अनुपातिक हो, ठीक है, यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अनुपातिक हो और उनके बीच के कोण यदि बराबर हो तब भी यह दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरा है यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अनुपातिक हो, यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपातिक हो तब भी हमारा त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अर्थात यदि हमने ए बी अपान पी क्यू, ठीक बच्चों, इसके बाद हमारा हो जाएगा ए सी अपान पी आर बराबर यहाँ पर बी सी अपान क्यू आर हो तभी ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं एक दूसरे क्या है, अनुपातिक है। यदि तीनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपातिक हो तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में अंतर क्या होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं इसमें अनुपातिक होती, बराबर नहीं होती। यह कोई कंडीशन नहीं है कि इनके जो अनुपात होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है कि यह त्रिभुज जो इस त्रिभुज के बराबर हो, यह कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इस भुजा का अनुपात या इनकी भुजाओं या कोणों का जो अनुपात होगा इस त्रिभुज के भुजाओं या कोणों के अनुपात के बराबर होगा। कोई भी त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो यह कोई जरूरी है। एक आकार में एक दूसरे के समान होंगे,
आकृति में एक दूसरे के समान होंगे लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज में सभी पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। सर्व माने होता है सभी, अंग माने भाग, त्रिभुज माने त्रिभुज, अर्थात किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक भाग, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भाग एक दूसरे के बराबर हो तो वह दोनों ही त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। असमरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इनके संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, संगत कोण तथा संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, बस इतना ही संबंध होता है। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखे तो वह पहले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेता है। ऐसे कहें यदि हमारे पास दो त्रिभुज है या एक प्रकार की कई पेन है, उन पेनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद यह ना बताया जा सके कि ये पहली पेन है या दूसरी पेन है या तीसरी पेन, तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन क्या हो, हमारे पास एक ही प्रकार की पेन हो लेकिन उनके कलर क्या अलग अलग हो तो वह आपके समरूप होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यह अंतर होते हैं सर्वांगसम और समरूप में। तो याद रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज आपके समरूप हो सकते हैं लेकिन समरूप त्रिभुज कभी सर्वांगसम नहीं होंगे। तो हम पहला नियम जो है कि यदि दो कोण यदि बराबर हो, या हम देखेंगे यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज का थेल्स प्रमेय, कौन सा त्रिभुज देखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज का थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपका पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा विशेष ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। यह प्रमेय आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह भी मालूम होगा कि त्रिभुज में जो समरूप वाले भाग है, या कहेंगे वो क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह कट ऑफ इस बार आपके, ठीक है। आपके जो नए सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उसमें आपके जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन थे उसको हटा दिया गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में आपका जो थेल्स प्रमेय वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके परीक्षा में आने की जो संभावना वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखिए त्रिभुज एक छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन कम से कम 6 या 7 नंबर से पूछे जाते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे थोड़ा देखेंगे, ठीक बच्चों। थेल्स प्रमेय में क्या है कि यदि किसी भी त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय हमारे क्या है, यदि किसी भी त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है बच्चों। तब इसको देखेंगे क्या कर रहा है, एक त्रिभुज हमारा ले लिया एबीसी, अब इसमें कर रहा आधार के समांतर यदि हम कोई भी रेखा इस तरह खींच दें तो यह जो बिंदु हमारे डी और ई होंगे, यह भुजा AB और AC को क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ये हमारा थेल्स प्रमेय है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं कि AB/BD या जो बिंदु D और E है यह भुजाओं को किस प्रकार समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें जो पहले आपको ज्ञात है वो लिखेंगे। आपको ज्ञात है, क्या मालूम है आपको, हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC। अब ABC में हमें क्या मालूम है, ABC में हमें मालूम है कि BC पैरेलल टू DE है। क्या मालूम है आपको, BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू DE। आप क्या करेंगे, यदि आपका BC पैरेलल DE है तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AD/BD बराबर AE/EC। क्या सिद्ध करना है, AD/BD बराबर AE/EC। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। आइए रचना करते हैं। क्या करेंगे आप रचना में, रचना आप पहले क्या करिए, B को E से मिलाएंगे। क्या करेंगे, B को E से मिलाएंगे और C को D से। तो यहाँ पर आप पहले मिला लीजिए, B को हम क्या करेंगे, E से मिलाएंगे इस तरह, इसके बाद D को C से मिलाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे BE तथा DC को मिलाया, DC को मिलाया, ठीक बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, आप जो बिंदु D से भुजा AC पर लंब डाल दीजिए। ये यहाँ से एक लंब डालेंगे, ये लंब हमारा हो गया
इसका नाम दीजिएगा डी, और ई से यहाँ पर भी एक लंब डालेंगे, इसका नाम देंगे यफ। यह भुजा किस पर है? ए बी पर। तो इसको भी आप रचना में लिखेंगे, लिखिएगा ई एफ लंब है, किस पर लंब है आपका? ए बी पर। उसके बाद लिखेंगे डी जी लंब है ए सी पर। ठीक है, ये हम दोनों क्या करेंगे? खींचा लिखना तो लिख दीजिए खींचा। ठीक है, पहले क्या किया हमने? बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, इसके बाद ई एफ लंब ए बी और डी जी लंब क्या करने? ए सी खींचने हैं। अब क्या करेंगे? अब इसमें उपपत्ति करेंगे। अब कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। उपपत्ति आप करिएगा क्या? आपको यह मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी दो समांतर रेखा खींची गई हो तो समांतर रेखा के किसी एक आधार पर बनाए गए जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है? एक समान होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बनाए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। यदि यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो BC लाइन और डी लाइन, यह दोनों लाइन क्या एक दूसरे के समांतर है। यदि यह एक दोनों के यह रेखा यदि एक दूसरे के समांतर या यह दोनों रेखाएं समांतर है तो एक ही आधार DE है, एक ही आधार DE पर बने कोण BDE और कोण DEC, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वह आपस में बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अतः त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा DEC के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखिएगा? BC पैरेलल टू DE। क्या लिखेंगे? BC पैरेलल टू DE। यदि यह दोनों रेखाएं आपके आपस में बराबर है तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वह आपस में बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। CED का क्षेत्रफल उसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है वह बराबर होगा त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब हम क्या करेंगे? दो क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे। हम त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE एक ही आधार पे भी दोनों बने हैं तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ADE और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में लिखिएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। BEDE का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम यदि ध्यान दें तो त्रिभुज ADE का आधार और ऊंचाई क्या होगा? त्रिभुज ADE है तो इसमें आप आधार AD ले लीजिएगा और इसमें लंब हम EF मानेंगे। क्या मानेंगे? आधार हमारा AD हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इधर जो लंब होगा EF हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 आधार AD, यहाँ पर हो जाएगा आधार AD गुणे लंब। लंब हमारा क्या है? EF है। लंब क्या है? EF। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे यह भी त्रिभुज हमारा DBE है। यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। यदि आप देखेंगे तो कभी भी अधिक कोण का जो लंब होता है, यदि हम अधिक कोण में लंब डालें तो यह वाह क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ क्षेत्र होता है? वाह क्षेत्र में। उसी तरह त्रिभुज हमारा जो BDE है एक अधिक कोण है, इसका जो लंब है यह EF है। कौन सा लंब है? EF है। इसलिए त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 आधार। देखिए हमारा BD है तो आधार लिखेंगे हम गुणे आधार BD गुणे EF। तो ध्यान देंगे तो 1/2 से कट जाएगा, EF हमारा किससे कट जाएगा? EF से। तो हमारा मान हो जाएगा
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर AD अपान BD। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे क्या देखिएगा। अब हम उसी तरह निकालेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में आपको हो जाएगा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, यहाँ पर फिर त्रिभुज ADE लेंगे। ADE लेते हैं तो इस बार हम आधार जो है AE लेंगे। हमारा आधार AE होगा और इसमें लंब हमारा क्या होगा, DG होगा। ठीक है, आधार आप AE लीजिएगा और लंब क्या लीजिएगा, D। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आप जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार इस बार आप AE लेंगे तो 1/2 आधार AE गुणे लंब, लंब हमारा क्या है DG। तो इस तरह आपका हो जाएगा 1/2 AE गुणे DG, AE गुणे DG होल अपान करिएगा 1/2 गुणे आपका यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आधार क्या है EC है, तो यहाँ पर आ जाएगा आधार EC गुणे, इसमें भी लंब देखेंगे तो आपका DG होगा, तो लंब हमारा क्या हो गया DG। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये भी 1/2 से कट जाएगा, DG से कट जाएगा। नीचे आएंगे तो आप जानते हैं त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे क्या करेंगे, त्रिभुज ECD का जो क्षेत्रफल वो चेंज करेंगे। हमें मालूम है कि त्रिभुज ECD का जो क्षेत्रफल है वह किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वह त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। अतः यहाँ पर ECD के जगह पर हम लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों क्षेत्रफल हमारे एक समान है, तो हम CED के जगह पर BDE ले सकते हैं। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज आपका है BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका AE अपान EC। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। इसका मतलब हो गया कि समीकरण 1 से हमने जो मान ECD था वह क्या ला दिया, BDE, अर्थात समीकरण 1 के अनुसार इसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, समीकरण 1 के अनुसार हमने इसको परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरह त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा AE अपान क्या EC। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 3। ठीक बच्चों, तो यदि आप समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखें, किसको देखेंगे, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का जो दाहिना बायां पक्ष जो दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर। देख लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यदि किसी भी दो समीकरणों में यदि बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर देखेंगे दोनों का क्या है, बायां पक्ष बराबर है, इसलिए इन दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो 2 और 3 से ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा AD अपान BD बराबर आपका हो जाएगा AE अपान EC। ठीक है, देखिए यही हमारा थेल्स प्रमेय था, मुख्य रूप से ये हमारा सिद्ध करना था। इस तरह यहाँ पर पहला भाग जो हमारा थेल्स प्रमेय हुआ सिद्ध होता है, आप लिख देंगे प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ उपप्रमेय भी है, उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा थेल्स प्रमेय थी। अब थेल्स प्रमेय में कुछ उपप्रमेय बची है, देखिए वो कैसे हल करेंगे। हमारा यहाँ पर त्रिभुज भुजाएं AD अपान BD है, बराबर है किसके है, AE अपान EC। अब हम करेंगे क्या, इसके दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर तो इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा AD अपान BD प्लस 1 बराबर AE अपान EC प्लस क्या हो जाएगा 1। एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा AD प्लस BD, क्या हो जाएगा आपका AD प्लस BD होल अपान करिएगा आप BD, फिर बराबर आपका हो जाएगा AE प्लस EC होल अपान आपका हो जाएगा EC। ठीक बच्चों, AD और BD जरा जोड़िए, देखिए यह हमारा AD और यहाँ पर BD, ध्यान से देखेंगे AD BD, इस तरह AD और BD को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताइए। AD और BD जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे AB, तो AB अपान क्या कर लेंगे BD, उसी के अनुसार यहाँ पर देखिए AE और EC है, AE और EC, तो इस तरह AE और EC को हम आपस में जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा AC, क्या बन जाएगा AC। अतः यहाँ पर आपका हो जाएगा AC अपान EC। ठीक है, ये होगी हमारी पहली उपप्रमेय। एक उपप्रमेय और है, इसी का क्या करिए व्युत्क्रम करिए, व्युत्क्रम करके देखेंगे हम। हमारा पहला थेम्स प्रमेय जो थी AD अपान BD बराबर AE अपान EC। अब यहाँ पर इसको पलट दीजिएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BD अपान AD बराबर EC अपान AE। देखिएगा व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, तो ये आपका पुनः बन जाएगा BD अपान BD अपान AD प्लस 1 करिएगा, फिर इधर भी आपका हो जाएगा EC अपान AE प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब AD का पुनः लसन लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा BD प्लस AD, BD प्लस AD, और होल अपान हमारा क्या हो जाएगा AD, फिर बराबर करिएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE होल अपान हमारा हो जाएगा AE। ठीक बच्चों, अब पुनः BD और AD जोड़ दीजिए, पुनः आपका है BD है और AD है, BD और AD को जोड़ेंगे तो पुनः हमारा ये बन जाएगा AB, क्या बन जाएगा AB। इस तरह यहाँ पर हो जाएगा AB अपान AD, AB अपान AD बराबर करिएगा, उसी तरह यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो देख लीजिए आपका हो गया EC और ये हो गया AE, ये हो गया EC और ये हो गया AE। तो इस तरह आपका यहाँ पर हो जाएगा EC अपान AE, ये हो गया हमारा दूसरी उपप्रमेय। ठीक बच्चों, तो इस तरह देखिए थेम्स प्रमेय के माध्यम से हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया कि किसी भी त्रिभुज के आधार के समांतर, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के आधार के समांतर यदि आप कोई भी रेखा खींचते हैं तो वह रेखा क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ये आपका थेम्स प्रमेय तक है, और ये जो तो है ये थेम्स प्रमेय की दो उपप्रमेय है। क्या है, उपप्रमेय। थेम्स प्रमेय पूछता है सिद्ध करने के लिए तो बस आप यहीं तक करेंगे। ठीक है, आगे कर दे तभी आपको बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप यहीं तक सिद्ध करेंगे यदि थेम्स प्रमेय आपको पूछता है तब। ठीक बच्चों, अब प्रमेय नंबर 2 देखेंगे। आपका प्रमेय नंबर 1 थी, प्रमेय नंबर 2 में देख लीजिए, उसमें क्या करा है कि यदि थेम्स प्रमेय नंबर 2 जो है कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज को यदि कोई भुजा समान अनुपात में डिवाइड करे या समान भाग में बांटे तो सिद्ध करना है कि वह रेखा जो होगी वह आधार के समांतर होगी। सेम इसी जो थ्योरम है इसी का एकदम ठीक व्युत्क्रम दिया है, तो ये देखते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 2 आपका यही है कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है तो वह जो रेखा होगी वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक बच्चों, फिर से ध्यान देंगे, प्रश्न मिला लीजिएगा आप लोग अपनी बुक से कि यदि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा आधार के समांतर होती है। किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है।
ये हमारा है प्रमेय नंबर 2, या इस तरह भी कर सकते हैं प्रमेय नंबर 1 का व्युत्क्रम। जो प्रमेय 1 थी उसका ठीक है क्या व्युत्क्रम है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी हमारा ये त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है कि आधा कोई रेखा खींची गई, इस तरह एक रेखा हमारी है, इसका नाम दे दे रहे हैं बी डी, नाम दे दे रहे हैं सॉरी डी नाम देंगे डी ई। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक रेखा हम खींच लें डी। अब यह रेखा डी क्या कर रही है, भुजा ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा जो डी है वह बीसी के समांतर होगी। पहले जो आपको मालूम है उसको पहले लिखिए, आपको क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है हमें मालूम है कि यहाँ पर AD अपान BD है बराबर AE अपान EC है। सिद्ध क्या करना है आपको, पहले जो मालूम है ज्ञात है उसको लिखते हैं, उसके बाद क्या सिद्ध करना उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए यदि रचना की आवश्यकता है तो हम रचना करेंगे, और यदि रचना की आवश्यकता नहीं तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, हम उत्पत्ति कर लेंगे। तो इसमें सिद्ध करना हमें क्या सिद्ध करना था बच्चों, कह रहा था कि यह जो रेखा है, एक रेखा भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो सिद्ध कीजिए कि यह दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो हमें सिद्ध करना है रेखा BC पैरेलल टू किसके होती है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है AD अपान BD और AE अपान EC। हमें क्या ज्ञात है, AD अपान BD और AE अपान EC। तो देखिए हमें क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह जो रेखा होगी इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो यह रेखा आधार के क्या होगी, समांतर होगी। अर्थात हमें सिद्ध करना है BC बराबर D। अब देख लेंगे हमें रचना की आवश्यकता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना में लिखिएगा, रचना क्या रचना करेंगे, हम मान ले रहे हैं रचना में हम क्या करेंगे, आधार BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे BC समांतर DF खींचा। क्या करेंगे, हम आधार BC के समांतर एक रेखा DF खींचेंगे। क्या खींचेंगे, DF। हम मान ले रहे हैं कि सपोज दैट हमारी जो रेखा DF होगी, या DF कर लीजिएगा, रेखा DF, इसका नाम थोड़ा नीचे करिए E, और यह हमारी क्या है F। हमारी जो रेखा DF है वह रेखा DE की क्या होगी, सॉरी हम जो रेखा DF खींचे हैं वह हमारा आधार जो BC है उसके समांतर है। रचना में हम लिखे हैं या खींचेंगे BC पैरेलल टू DF। ये रेखा हमारी क्या है, BC हो गई जो आधार है। अब इसे के ठीक समांतर रेखा क्या खींच लेंगे, DF खींच लेंगे। अब आइए देखिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, हमें पहले से मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि AD अपान BD बराबर होगा AE अपान EC। AE अपान EC यह हमें क्या है, ज्ञात है, दिया हुआ है, चाहे तो लिख सकते हैं दिया हुआ है या ज्ञात है, यह हमें ज्ञात है। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। हमें पहले से मालूम है कि जो रेखा AD और BD है, या जो रेखा DE है, वो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। अतः AD अपान BD बराबर होगा AE अपान EC। अब आएंगे उत्पत्ति में। उत्पत्ति में देखिए क्या कर रहा है, उत्पत्ति में ध्यान देंगे तो AD अपान BD हो गया बराबर AE अपान EC। अब हमने रचना की है, क्या रचना की है, BC पैरेलल टू DF। BC पैरेलल टू DF। BC पैरेलल DF जब हम खींच लेंगे तो हमें यह भी मालूम है, जो थेम्स पर में भी पढ़े हैं, कि यदि आधार के समांतर कोई भी रेखा खींची जाए तो वह भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो उसके अनुसार यहाँ पर हमारी जो रेखा होगी AD, ठीक है, AD अपान BD बराबर हमारा हो जाएगा AF अपान क्या, FC। ध्यान देंगे, हमें मालूम है कि आधार के समांतर यदि कोई भी रेखा होती है तो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है।
तो इसके अनुसार हमने रचना किया था कि BC पैरेलल टू किसके होगा, DF के होगा। तो यहाँ पर BC पैरेलल जब DF हम खींच लेंगे तो हमारा हो जाएगा AD अपान BD बराबर AF अपान FC। इसको दे दीजिएगा आप समीकरण नंबर 2। क्या देंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, किसे देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमें मालूम है कि यदि किसी भी समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। अतः आपका हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, दोनों में देखिए क्या है, दो बार लिख देंगे इसको, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका जो है बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा AE अपान EC बराबर करिएगा AF अपान क्या, EC। ठीक है बच्चों, अब क्या करिए, इन दोनों भुजाओं में या दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दीजिए। लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर यदि आप एक जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा AE अपान EC प्लस 1 बराबर AF अपान EC प्लस 1। दोनों कैल्सियम में लीजिए, ये हो जाएगा AE प्लस EC अपान EC बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम AF प्लस EC अपान EC। अब क्या करेंगे, देखिए आपका ऊपर यदि जोड़ेंगे तो आपका AE, ध्यान दीजिएगा AE प्लस EC है, AE प्लस EC, इसको जोड़ेंगे तो यह AC के बराबर हो जाएगा, बटे में लिखिएगा EC सेम बराबर करेंगे। अब हम जोड़ेंगे AF प्लस FC होना चाहिए, यहाँ पर लग रहा है मिस्टेक से गलत लिख दिए, AF अपान FC होगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमें ज्ञात है AD अपान BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, AF अपान FC होगा यहाँ पे, ठीक है। तो FC करिए तो हम क्या करें, जब एक जोड़ेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा AF प्लस FC। तो आप AF और FC को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा AC अपान करिएगा EC। तो यहाँ पर देखिए AC से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, FC होगा आपका FC, ठीक है। तो AC से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा EC बराबर क्या, FC। क्या लिखिएगा, EC बराबर FC। तो ध्यान देंगे तो EC बराबर FC क्या संभव है, लिखेंगे परंतु यह संभव नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है। भाई क्यों नहीं संभव है, देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंट E और F है वह दोनों अलग अलग बिंदु हैं। जब एक बिंदु से दो अलग अलग बिंदु लिए जाए तो उन किसी एक निश्चित बिंदु से उन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वह समान नहीं हो सकती। हम दो बिंदु लिए हैं, कौन से लिए हैं, E और F। इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी C से है वह यहाँ पर समान आ रही है, परंतु यदि फिगर के अनुसार जाएंगे तो इन दोनों की जो दूरियां वो आपस में समान नहीं होगी। हाँ, यह संभव होगा कब, जब E और F क्या होंगे, समपाती होंगे। तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब E और F समपाती हो, समपाती हो। अतः लिखिएगा, अतः हमारा हो जाएगा BC, लिख दीजिएगा, अतः E और F एक ही बिंदु है, अतः E और F एक ही बिंदु है, इसलिए आपका हो जाएगा
ई एफ, ठीक है, सॉरी, इसलिए आपका हमारा हो जाएगा बी सी पैरेलल टू डी ई। यहां से हमारा यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में जो हमारी जो BC रेखा है वह DE की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये इस तरह सिद्ध होता है, ठीक है। इस तरह किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा यदि किसी भी दो त्रिभुजों को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा जो होती है वह आधार के समांतर होती है। ठीक बच्चों, ये हमारे दो प्रमेय हो गए। अब इन दोनों प्रमेयों पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे हम वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए और ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसा यह नहीं कि नहीं समझ में आएगा। बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमें त्रिभुज समझ नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा? आप बस प्रमेय को याद रखिए। यदि प्रमेय आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी त्रिभुज ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में, बहुत इजी से समझ में आएगा और हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।